सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम डॉक्टर सत्यपालः अत्र भवतां सर्वेषां पुनरेकवारं स्वागतं करोमि। भवन्तः सर्वे जानन्ति एव यत् CBSE द्वारा अस्मिन् वर्षे पाठ्यक्रमे किञ्चित् संशोधनं कृतमस्ति। तत्संशोधनानुसारं सन्धिः कार्यकृते 10वीं कक्षाया पाठ्यक्रमे केवलं व्यञ्जनसन्धेः भेदद्वयं विसर्गसन्धेः च भेदद्वयम् एव निर्धारितं कृतम् अस्ति। व्यञ्जनसन्धेः प्रथमभेदः वर्गीयप्रथमवर्णस्य तृतीयवर्णे परिवर्तनं, द्वितीयभेदः प्रथमवर्णस्य पञ्चमवर्णे परिवर्तनम्, अथ च विसर्गसन्धेः प्रथमः भेदः विसर्गस्य उत्वं, द्वितीयभेदः च विसर्गस्य स्थाने स श श इति। ये जो संधि के कार्य है पिछले वर्ष की तुलना में बहुत कम हो गए हैं। 4 नंबर की या 4 अंक की जो संधि आपकी आनी है वह संधि केवल इन 4 भेदों में से ही आएगी। ये 4 भेद किस प्रकार से करने हैं, किस प्रकार से इनमें परिवर्तन होना है, यह हम इस भाग में देखेंगे। इसके अतिरिक्त और क्या क्या बदलाव आपके पाठ्यक्रम में हुए हैं, इनको देखने के लिए छात्र मेरे द्वारा बनाए हुए संशोधित पाठ्यक्रम के वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संधि। संधि 2 निकटवर्ती वर्णों या अक्षरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है। जैसे 2 व्यक्ति आपस में आते हैं, एक दूसरे के पास होते हैं, तब संधि होती है। यदि उनके बीच में कोई आ गया तो वह संधि नहीं होने देगा। संधि तभी हो सकती है जब बीच में कोई भी ना हो, दोनों निकटवर्ती हो। उदाहरण के लिए आप एक सबसे पहला उदाहरण आप पढ़ते हैं, विद्यालय। विद्या जमा आलय, विद्या में आलय को जोड़ेंगे तो विद्यालय बनेगा। विद्या में यदि अक्षरों को देखें तो व, इ, द, य, आ, और आलय में आ, ल, अ, य, अ, ये है। यहां प्रथम शब्द यदि देखें विद्या, तो विद्या के अंत में क्या अक्षर है? आ। कौन सा अक्षर है? आ। और द्वितीय पद जो जमा के निशान यानी योजक चिन्ह के पश्चात जो पद है, उस पद के प्रारंभ में कौन सा अक्षर है? आ। अब इन दोनों अक्षरों के मध्य कोई अन्य अक्षर नहीं है, अतः इन अक्षरों का मेल किया जा सकता है। इनके मेल से दोनों के स्थानों पर एक आदेश हो जाता है। एक आदेश बोला जाता है जब 2 की जगह पर एक आदेश हो, से एक आदेश कहा जाता है। यहां हमें यह ध्यान रख लेना है कि ये मेल निकटवर्ती वर्णों या अक्षरों में ही हो सकता है, किसी अन्य में नहीं हो सकता है। पहले भी हम बात कर चुके इस बारे में। तो दोनों के मिलाकर एक आ हो जाता है और बनता है पूरा पद विद्यालय। अब ये जो संधि है आपकी, वो 3 तरह की संधि होती है। प्रथम स्वर संधि, द्वितीय व्यंजन संधि और तृतीय विसर्ग संधि। स्वर संधि में जो योजक चिन्ह होता है, जो जमा का निशान होता है, उसके दोनों तरफ आपको स्वर ही मिलेंगे, अन्य कोई वर्ण नहीं मिलेगा। व्यंजन संधि में योजक चिन्ह के एक तरफ यानी पूर्व वर्ण में, पूर्व तरफ पहले पद के अंत में अवश्य ही व्यंजन होगा। दूसरी तरफ यानी पर पद के प्रारंभ में स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। विसर्ग संधि में भी जो प्रथम पद है उसके अंत में विसर्ग अवश्य मिलेगा। जो पर पद है उसके प्रारंभ में स्वर हो या व्यंजन, वो अलग अलग भेद हो जाते हैं। अब जो 10वीं कक्षा के लिए निर्धारित संधि का पाठ्यक्रम वो आपको पहले ही बताया जा चुका है कि वर्ग के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन और वर्ग के प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन, ये व्यंजन संधि के भेद है। स्वर संधि का कोई पाठ्यक्रम में है ही नहीं भेद। विसर्ग संधि में विसर्ग को उत्व हो जाना, ऊ हो जाना, विसर्ग की जगह पर ऊ और आगे चलकर गुण उसमें जुड़कर गुण संधि के अनुसार ओ हो जाता है।
विसर्ग के स्थान पर तीनों प्रकार का श। तो हम एक एक करके इन चारों भेदों को समझने का प्रयास करते हैं और आपकी पुस्तक से कुछ उदाहरणों को लेकर इनको समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार क्या क्या बदलाव इनमें होता है। तो पहला हम लेते हैं व्यंजन संधि का पहला जो भेद आपके पाठ्यक्रम में है, वर्गीय प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम, अर्थात वर्ग के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। आपके 5 वर्ग हैं, क वर्ग क ख ग घ ङ, च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, त वर्ग त थ द ध न, और प वर्ग प फ ब भ म। ये 5-5 अक्षर या 5-5 वर्ण प्रत्येक वर्ग में है, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग। अब इनके जो प्रथम वर्ण है वो क्या है? क वर्ग का पहला अक्षर क्या है? क, च वर्ग का च, ट वर्ग का ट, त वर्ग का त और प वर्ग का प। इनको तृतीय वर्ण आदेश हो जाना है, यानी इनकी जगह पर तीसरा वर्ण हो जाना है। क की जगह पर तीसरा क्या होगा? क ख ग, तो ग होगा। इसी तरह से च की जगह पर ज, ट की जगह पर ड, त के स्थान पर द और प के स्थान पर ब। इसके लिए जरूरी क्या है कि संधि का जो पूर्व पद है, 2 पद होते हैं, आपको मैंने पहले बताया। एक योजक का चिन्ह है, योजक के चिन्ह से पहले है पूर्व पद और योजक के चिन्ह के बाद है परपद। तो जो पूर्व पद है उसके अंत में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण होना आवश्यक है, वही तो तृतीय में परिवर्तित होगा। तो पहले पद के अंत में किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर होगा। परपद के प्रारंभ में कोई भी स्वर हो सकता है, कोई भी स्वर, अ से लेकर अ तक कोई भी स्वर आपका हो सकता है, या किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण हो सकता है, तीसरा या चौथा वर्ण हो सकता है, या य र ल व और ह वर्ण हो सकता है। इनमें से कोई भी अक्षर परली तरफ हो, दूसरी तरफ हो, परपद की तरफ हो, उसके प्रारंभ में हो, तो वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पर वर्ग का तृतीय वर्ण आदेश हो जाता है। जैसे नीचे 2 उदाहरण दिए हैं हमने। दिक गजह, दिक में क किसी वर्ग का, क वर्ग का पहला अक्षर है, और ग ये क वर्ग का तीसरा अक्षर है। तो पहले पद के अंत में पहला अक्षर है और दूसरे पद के प्रारंभ में तीसरा, चौथा, या र ल व ह या स्वर में से कोई एक है। तो पहला जो पद है, पहला पद है, उसके अंत में जो पहला अक्षर है, प्रथम वर्ण है, उस प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। क की जगह पर तीसरा होगा ग, दिग्गजः। ऐसे ही अच अंत, च की जगह पर क्या होगा? ज, अजंतः। दूसरी तरफ क्या है? अ स्वर है। अब इसके आपके पुस्तक से निकाले हुए कुछ उदाहरण हैं, जैसे देखते हैं इन उदाहरणों को। उद्दिश्य, त की जगह पर क्या होगा? द, उद्दिश्य। चलत अनिशम, द, चलदनिशम। काचित इयम, काचिदियम। तावत विभज्य, तावद विभज्य। तत् अग्रतः, तदग्रतः। यद अहम एव, अहम और एव में संयोग है यहां पर, तो अहमेव, यत अहमेव, यद अहमेव। एतस्मात् एव, त को द हो गया, एतस्मादेव। सम्यक उक्तम, क को ग हो गया, सम्यक उक्तम। कुर्यात अहितम, कुर्याद अहितम, त को द हो गया। षट विधम, ट को ड, षट विधम। भवेत यदि, भवेद्यदि। भवेत येन, भवेद्येन। कश्चित दृश्यते, कश्चित दृश्यते, कश्चित दृश्यते। तस्मात् रक्षेत, तस्मात् द्रक्षेत। किंचित गूढ़ प्रदेशम, किंचित गूढ़ प्रदेशम। इस प्रकार पहले अक्षर की जगह पर तीसरा अक्षर हो जाना है। स्पष्ट है बिल्कुल कि पहले अक्षर की जगह पर तीसरा अक्षर। अब जो दूसरा भेद है कि प्रथम वर्ण के स्थान पर पंचम वर्ण आ जाना है, प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाना है। अब प्रथम वर्ण आप जानते हैं, क वर्ग का क, च वर्ग का च, ट वर्ग का ट, त वर्ग का त और प वर्ग का प। बदलाव क्या होगा? 5वां, क की जगह पर ङ, च की जगह पर ञ,
ट के स्थान पर ण, त के स्थान पर न, प के स्थान पर म। इसके लिए शर्त है, इसके लिए कुछ नियम है कि क्यों कब होगा कि संधि के पूर्व पद के अंत में तो पहला ही अक्षर होगा। पहला अक्षर आप जो अभी पहला भेद किया है इससे पहले उसमें भी था। लेकिन दूसरी तरफ किसी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर नहीं है, किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर है। यदि पांचवा अक्षर होगा तो उसकी जगह पर पांचवा ही वर्ण आदेश होना है, उसी वर्ग का पांचवा अक्षर आदेश होगा। यदि तीसरा चौथा हुआ तो तीसरा वर्ण आदेश होगा, पांचवा हुआ तो पांचवा आदेश होगा। स्वर हुए तब भी तीसरा ही आदेश होना है, और य र ल व ह हुए तब भी तीसरा ही आदेश होना है। केवल जब प्रथम वर्ण के पश्चात दूसरी तरफ पहला अक्षर पांचवा हो, पंचम वर्ण हो, उस वर्ग का पांचवा अक्षर हो दूसरी तरफ प्रारंभ में। तो यदि संधि के पूर्व पद के अंत में किसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, परपद के प्रारंभ में किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण हो, तो वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पर वर्ग का, अपने ही वर्ग का, ध्यान रखना, अपने ही वर्ग का आदेश होता है। ऊपर भी हमने देखा था कि अपने ही वर्ग का हुआ था, त की जगह पर द हुआ। अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण आदेश हो जाता है। जैसे उदाहरण दिए हैं दो, स्यात में म पांचवा अक्षर है, तो स्यान में, त की जगह पर हुआ न, स्यान में। दिंग नाग, दिक नाग, तो दिंग नाग है। अब वो इसके आपकी पुस्तक से निकाले हुए कुछ उदाहरण है इसमें। किंचित निरर्थकम, तो क्या हो जाना चाहिए न, किंचिन निरर्थकम। दूसरी तरफ उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो, यह जरूरी नहीं है पांचवा अक्षर होना चाहिए, लेकिन आदेश अपने ही वर्ग का होगा। तो किंचित मात्रम, यहां म पावर का आया हुआ पांचवा, लेकिन फिर भी पांचवा अक्षर है, इसीलिए त की जगह पर आदेश होगा न। किंचिन मात्रम। माम अस्मात, अगर अलग अलग आप करना चाहे तो माम अस्मात नगरात, तो माम अस्मान नगरात। यत मानुषात, यन मानुषात। स्यान नरपति, स्यात नरपति, श्यान नरपति। यत मयूर है, यन मयूर है। सम्यक नेता, क की जगह पर क ख ग घ न, सम्यक नेता। चित्मयम चिन्मयम, तत्मयम तन्मयम। इस प्रकार ये आपके व्यंजन संधि का जो दूसरा भेद है उसके उदाहरण है। अब हम चलते हैं विसर्ग संधि के उदाहरणों की तरफ। विसर्ग संधि के जो दो भेद आपके पाठ्यक्रम में इस वर्ष हैं। विसर्गस्य उत्तम, विसर्ग की जगह पर उ हो जाना। उत्व का मतलब उ हो जाना। अब देखिए कैसे होना है। यदि संधि के पूर्व पद के अंत में विसर्ग हुई, हम पहले देख चुके हैं कि संधि, विसर्ग संधि जहां होगी वहां पूर्व पद के अंत में विसर्ग अवश्य होगा। तो यदि संधि के पूर्व पद के अंत में विसर्ग हो और विसर्ग से पहले अ हो, दूसरी शर्त है विसर्ग और विसर्ग से पहले अ की मात्रा हो, ई आ या कोई मात्रा नहीं होनी, सिर्फ ह्रस्व अ की मात्रा हो, आ भी नहीं होना चाहिए। तो विसर्ग और विसर्ग से पहले अ, फिर योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह के बाद क्या होगा? और परपद के प्रारंभ में क्या हो? किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम अथवा य र ल व ह अथवा अ, केवल अ, स्वर में केवल अ, अगर ये हो तो विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है। अब विसर्ग के स्थान पर उ हो गया और विसर्ग से पहले था अ और उ मिलकर हमेशा ओ बनते हैं। जैसे आपने उदाहरण पढ़ा होगा गुण संधि में, सूर्य अ, सूर्य के अंत में क्या है? अ, उदय के शुरू में क्या है? उ, और उ मिलाकर हम क्या बनाते हैं? सूर्य उदय, सूर्योदय, ओ, तो ओ हो जाता है। गुण संधि के कारण अ और उ मिलकर ओ हो जाता है। अब ओ हो जाता है तो जब किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या य र ल व ह ये अक्षर दूसरी तरफ होते हैं तो हमें कुछ अन्य करने की आवश्यकता नहीं है, ओ करना होता है। उत्व किया, गुण हो गया, ओ हो गया, और उ मिलकर ओ हो जाते हैं। परंतु यदि दूसरी तरफ अ होता है, स्वर अ, केवल अ होता है, तो हम उस अ को वहां से हटा देते हैं और उसके स्थान पर अवग्रह का चिन्ह लगा देते हैं। अवग्रह का चिन्ह जैसे अंग्रेजी में एस का आकार बनता है वैसे ही बनता है। अब नीचे उदाहरण दिए हैं दोनों। मनः
रथः। मनः में मनः आगे अक्षर अलग अलग करके दिखाए हैं, म अ न अ विसर्ग, विसर्ग है, विसर्ग से पहले अ है और दूसरी तरफ है र, तो विसर्ग की जगह पर क्या हुआ उ, और उ मिलकर क्या हुए ओ, तो क्या बना मनो, और रथ है साथ में आ गया मनोरथ है। राम अवदत, र आ म अ और उधर अ व अ द अ त, विसर्ग और विसर्ग से पहले अ, दूसरी तरफ अ, तो विसर्ग की जगह पर हुआ उ, फिर गुण संधि के कारण हो गया अ और उ मिलकर हुआ ओ, तो रामो हो गया। उधर अवदत्त का जो अ है उसकी जगह पर आ गया अवग्रह का चिन्ह रामो अवदत्त। अब आपकी पुस्तक के जो उदाहरण है वो है जैसे क्रोध ही, विसर्ग से पहले अ है तो क्रोधो ही, उदीरितः अर्थ है उदीरितोऽर्थः, अवग्रह चिन्ह आ गया अ होने के कारण। सेवितव्य महावृक्ष, पांचवा अक्षर है कोई बात नहीं, तीसरा चौथा पांचवा कोई भी हो सकता है। सेवितव्यो महावृक्ष, कह अपि कोपि, पंक्तयः ह्यनन्तः, पंक्तयो यनन्तः, पंडितः जनः, पंडितो जनः, ततः असौ, ततोऽसौ, संभ्रमित जनेभ्यः धृत सुख संदेशम, दोनों को जोड़ेंगे तो संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम। देवलाख्य ग्राम है तो देवलाख्यो ग्राम है। यहां आपको एक ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब दोनों अक्षरों को हम जोड़ते हैं संधि करते हैं तो पहले वाले की तरह से जैसे हमने पहले किया था कि एक ही शिरोरेखा के नीचे दोनों को रख दिया जाता है, यहां ऐसा नहीं होगा। एक ही शिरोरेखा के नीचे ये नहीं आ सकते हैं क्योंकि ओ हुआ है उत हुआ है तो पद अलग रहेगा, दोनों पद अलग अलग दिखते रहेंगे, ओ दिखेगा केवल बीच में। जहां अवग्रह चिन्ह लगाएंगे वहां भी अवग्रह चिन्ह बीच में दिखेगा ओ के बाद, लेकिन एक ही शिरोरेखा के नीचे लगाने की आवश्यकता उनको भी नहीं है, दूर ही रहेंगे वो। पश्चात अन्य द्वितीय है, यहां पिछले उदाहरण भी आपके साथ आ गया, त के बाद अ आया, स्वर आ गया है तो पहले का तीसरे में परिवर्तन होता है। पश्चात अन्य, अन्य के बाद विसर्ग है। द्वितीय द आया हुआ है, त था द तीसरा वर्ण है इसलिए ओ हो जाएगा। पश्चादन्यो द्वितीय। अन्य अपि, अन्योपि, व्याघ्रः भयाकुल चित्तः नष्टः, तो व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः। गृहीत कर जीवितः नष्टः, गृहीत कर जीवितो नष्टः। विनिपातः न, विनिपातो न। यह अभ्युदीरयेत, योभ्युदीरयेत। प्रबुद्धः अतिथि, प्रबुद्धोतिथि। व्याघ्रः अपि, क्या बनेगा व्याघ्रोपि। चौरः अयम, चौरोयम। प्राणेभ्यः अपि, प्राणेभ्योऽपि। निर्धनः जनः, निर्धनो जनः। इस प्रकार आपका ये विसर्ग के स्थान पर उत्व है। अब जो अंतिम आपका भेद है विसर्ग के स्थान पर तीनों प्रकार का श होना, स, श और श होना। यदि संधि में पूर्व पद के अंत में विसर्ग हो, ये तो पता ही है कि पूर्व पद के अंत में विसर्ग होगा ही होगा। पर पद की आवश्यकता है कि पर पद में क्या होगा। पर पद के प्रारंभ में च छ हो, च छ पहला और दूसरा है, तो उनके स्थान पर विसर्ग के स्थान पर, उनमें विसर्ग के स्थान पर च छ यदि परपद के प्रारंभ में होंगे तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाएगा। तालव्य शकार, जहां से च बोला जाता है, च जहां से बोला जाएगा वहीं से ये श बोला जाता है, तालु शकार होता है, तालव्य शकार। और यदि त और थ होंगे परपद के प्रारंभ में तो स तो होगा लेकिन सड़क स, दंत्य स। परपद के प्रारंभ में यदि ट और ठ होंगे तो विसर्ग के स्थान पर श होगा, षटकोण जिसको आप बोलते थे ना, षटकोण वाला श, वो श, इसको मूर्धन्य शकार बोला जाता है। च छ तालव्य शकार, त थ हो तो दंत्य सकार और ट ठ हो तो मूर्धन्य शकार। अब तीनों के उदाहरण दिए हैं, आदेश ऐसे हो जाते हैं तो उदाहरण दिए हैं। बालः छात्रः, छ आ गया
तो कौन सा? तालव्य शकार, बालश छात्र है। मनस्तापः, मनः ताप मनस्तापः। रामः टीकते, रामश टीकते। इस ट और ठ के उदाहरण आपको बहुत ही न्यून मिलेंगे, बहुत ही कम मिलेंगे। हाँ, एक है कि यदि परपद के प्रारंभ में ये तीनों श ही हो तब क्या होगा? तब भी होगा, रामः शेते, रामश्येते हो जाएगा, लेकिन वो विकल्प में होता है वहां पर। ठीक, अब आपके जो पुस्तक में उदाहरण है वो है अभियुक्तः च, च आया हो तो क्या होगा? अभियुक्तश्च। कह चित अपि, कह कश्चित हो गया, त की जगह पर द हो जाएगा। पहले हमने पढ़ा वर्ग के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में आदेश कश्चिद अपि। मेघ रवहि च, मेघ रवैश्च। अश्वः चेत, अश्वश्चेत। हयः च, हयाश्च। नागाश्च, नागाश्च। रक्तश्च, रक्तः च। मूर्खाः च, मूर्खाश्च। गावः च, गावश्च। कहचन, कश्चन। अशक्तः च, अशक्तं च, अशक्तश्च। इतः ततः, इतस्ततः, स हो गया। तपः तेपे, तपस्तेपे। जनयतम, जनस्तम। योजकः तत्र, योजकस्तत्र। मनः तु, मनस्तु। तुरगः तुरंगै, तुरगास्तुरंगै। इस प्रकार कुछ उदाहरण आपके ये हैं जो विसर्ग के स्थान पर तीनों प्रकार के श है। इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं। यदि आप आवश्यक समझे तो मुझे कमेंट में डालकर भेज दीजिएगा। मैं आपके पास आपके नंबर पर, आपके पर्सनल नंबर पर कुछ स्लाइड अलग से भेज दूंगा जिसमें कुछ उदाहरण होंगे, यदि आप आवश्यकता समझे। अन्यथा आप स्वयं अभ्यास करें तो इसका और अधिक प्रभाव होगा और अधिक अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। तो इससे संधि के कार्य में इतना ही आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है, इतना ही आपको इस वर्ष करना है। तो प्रारंभ में आप इतना ही करने का प्रयास करें। यदि यह हो जाता है और अन्य यदि आप अधिक सीखना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। अन्यथा यह तो आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत है ही। इसके पश्चात अगले भाग में हम समास जो आपके पाठ्यक्रम में इस वर्ष हैं उन पर विचार करेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।